Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे जेई मेन एंड एआई ट्रिपल ई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। An electric dipole is placed at angle 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experience option A, torque as well translational force, torque only, translational force only in direction of electric field, translational force only in direction of normal to the direction of electric field. So जैसा कि हम जानते हैं कि डाइपोल बोले तो एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। अब अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, कैसा फील्ड? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा क्यू ई और इस पे लगेगा पीछे क्यू ई और नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो ये बात हुई यूनिफॉर्म की। अगर यूनिफॉर्म में ही किसी एंगल पे रख दें हम इनको, डाइपोल को ऐसे किसी एंगल पे रख दें, तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर क्यू ई और इधर लगेगा इस पे क्यू ई। अब यहाँ पर टॉर्क आ जाएगा और टॉर्क कितना आता है? P क्रॉस ई। ये तो बात हुई यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क तो यही रहता है लेकिन एफ नेट जीरो नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो इस पे पीछे फोर्स लगेगा QE1 और यहां पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे आगे फोर्स लगेगा QE2। ठीक है, तो इस पे अब एफ नेट जीरो नहीं होगा क्योंकि सिस्टम पे आगे QE2 लग रहा है, पीछे QE1 लग रहा है। और कितना होगा? तो ये होता है माइनस पी डी ई बाई डी एल। ठीक है, और यहाँ पे टॉर्क वैसा ही रहता है। टॉर्क कितना रहता है? P क्रॉस ई। टॉर्क उतना ही लगता है जितना यूनिफॉर्म में लगता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए, टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशनल फोर्स। क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हियर इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि देयर आर टू इंसुलेटिंग प्लेट्स आर बोथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन सच ए वे दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V2 माइनस V1 इज 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये है प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 1 और हमें दिया है V2 माइनस V1 इज 20 वोल्ट। ठीक है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरी क्या दी है? प्लेट 2 इज हायर पोटेंशियल, मतलब प्लेट 2 हायर पोटेंशियल पे। देखो जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन दी है ना, वैसे वैसे आप इसमें चीजें ड्रॉ करना शुरू कर दो। प्लेट 2 हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है The plate separated by D is 0.1 meter can be treated as infinite large। इसका मतलब बीच का सेपरेशन बहुत कम है। An electron is released from rest on the inner surface of plate 1. What is speed when it hits plate 2? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसने कहा है कि प्लेट 1 पे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर एक माइनस ई चार्ज है, और अगर चार्ज माइनस ई है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई वैक्टर। क्यू है माइनस ई, तो माइनस ई इंटू ई वैक्टर। तो फोर्स देखो आप, फोर्स लगेगा इस पे ई माइनस ऑफ ई वैक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। मतलब इस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चलते चलते यहाँ आएगा। तो ये जब 2 पे पहुंचेगा तब इसकी क्या पूछी है? वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है इन द नेचर, और इसका वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अब मैं निकाल लेता हूं, मुझे V2 और V1 का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब सरफेस 1 पे था यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी।
प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्यू वी, तो क्यू तो हो गया माइनस ई और वी हो गया V1। ओके, फाइनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ई इंटू, या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी V2। तो अब यहां से आप देख सकते हो, इसको आप इधर लाओगे तो E कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा V2 माइनस V1। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हाफ एम वी स्क्वायर, V2 माइनस V1 दिया हुआ है कितना है 20, तो E की वैल्यू भी दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 20 इक्वल्स टू 1/2, मास हमको दिया है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें और V निकालें आराम से, ऑप्शन सी इज हियर करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट two spherical conductors A and B, radii 1 mm and 2 mm are separated by distance 5 cm, are uniformly charged। पहली बात स्फेरिकल है, दूसरी बात कंडक्टर है और रेडियस दी हुई है और 5 सेंटीमीटर की वो डिस्टेंस पर रखें। If the sphere are connected by a conducting wire, then in equilibrium condition, the ratio of magnitude of electric field at the surface of spheres A and B. Ratio of magnitude of electric fields at the surface of spheres A and B. तो सरफेस ए और बी पे हमको रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये डायमेंशन बहुत कम है 5 सेंटीमीटर के कंपेयर में, 1 mm और 2 mm, तो इनको हम मान सकते हैं कि दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ऐसा मान के हम सॉल्व करना चाहें तो पहले क्या बोला है, आर यूनिफॉर्मली चार्ज। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम ये कह रहा है कि एक तो ये है स्फीयर और ये 1 mm का है और एक यहाँ पर 2 mm का है। 1 mm रेडियस और ये है 2 mm। अब इसने कहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या होता है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है। इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है स्फीयर पे। ठीक है, तो आप पहले तो इनिशियल चार्ज निकाल लो। इस पे इनिशियल चार्ज कितना आएगा, क्यू इनिशियल इज सिग्मा इंटू इसका एरिया। एरिया कितना 4 पाई और आर का स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 1 mm मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इस पे चार्ज है। इस पे कितना होगा, इस पे चार्ज होगा इनिशियल Q2। Q2 कितना होगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू ये हो जाएगा 2 to 4, 4 इंटू 8 10 टू द पावर माइनस 6 फुल। ये तो है दोनों पे चार्ज। अब हमने क्या किया है कि इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया। ठीक है, अब वायर से जोड़ दिया, ये सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आई थिंक हमें एक बार के लिए स्किप कर देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 1 mm है और ये 5 सेंटीमीटर है। सो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिस्टेंस को। ऐसा मान सकते हैं कि दोनों इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। चलिए फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। तो इसमें फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू माइनस क्यू अपॉन 1 mm और इस पे हो जाएगा के इस पे Q2 प्लस क्यू अपॉन 2 mm। के कैंसिल हो जाएगा और ये mm से इधर mm कैंसिल हो जाएगा। Q1 माइनस क्यू इज इक्वल टू Q2 प्लस क्यू और Q हो जाएगा यहाँ से Q1 माइनस Q2 बाई 2। कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा और Q1 हमें पता है, Q2 हमें पता है, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा
सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 माइनस सिग्मा इंटू 8 पाई इंटू 10⁻⁻6। इसका मतलब चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा, ये नेगेटिव का आएगा, कितना आएगा, Q की वैल्यू होगी यहाँ से सिग्मा इंटू 4 पाई, अगर कॉमन ले लें हम तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻6। तो इतना चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा है, तो बचेगा कितना, तो हम इसमें से घटा लेंगे इसको। चलो, तो बाद में फाइनल चार्ज Q1 डैश हो जाएगा Q1 माइनस Q, और उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इसमें से उसको घटाएंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 ये कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6। तो इस पे हो जाएगा सिग्मा इंटू 8 पाई इंटू 10⁻⁻6, है ना। इस पे इतना आ जाएगा तो उस पे कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻6। खैर इसको एक बार के लिए आप छोड़ दें, क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻³ माइक्रोकूलम is placed at origin 0,0 of xy coordinate system. 2 points A and B are situated at root 2,2 and 2,0. The potential difference between the points A and B will be. So डायग्राम बना लेते हैं हम इसका। तो ये हो गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसने कहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻³ कहाँ पर रखा हुआ है, ओरिजिन पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चार्ज है 10⁻³ माइक्रोकूलम, और एक 2 पॉइंट है ए और बी। ए है √2,2, ये हो गया पॉइंट √2,2, और दूसरा है 2,0। इसका मतलब दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर है 2,0। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। √2,2, तो आप ये डिस्टेंस निकाल लें, ये कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 2 प्लस 4 4 का √2, तो ये लेंथ होगी 2, और ये तो है ही वैसे ही 2। तो ये 2 है, ये 2 है, तो इस 10⁻³ का यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, V = KQ/R। R कितनी है 2, और यहाँ पर कितना होगा, V = KQ/R। R यहाँ पर भी कितनी है 2। तो दोनों पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज charges are placed at the vertices of square as shown. Let electric E be the electric field and V the potential at center. If the charges A and B are interchanged with those on D and C respectively, then D और C पे जो चार्जेज हैं, if the charges on A and B, A और B वालों को D और C के साथ हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। देखो, अगर रिप्लेस करने से पहले देखें तो ये डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में ये सेंटर है, अब सेंटर पे ही सब चीजें पूछी है, तो सेंटर पे पहले तो मुझे बताओ पोटेंशियल कितना होगा। ये डिस्टेंस मान लो d है, तो ये भी d है, और ये भी d है, ये भी d है, सारी डिस्टेंस d है, ठीक है। d है तो इसका पोटेंशियल होगा KQ/D, इसका भी होगा KQ/D, तो 2 टाइम्स ऑफ KQ/D, प्लस इसका होगा -KQ/D, इसका भी -KQ/D, तो -2 KQ/D। तो पोटेंशियल तो होगा 0, ठीक है। पोटेंशियल 0 होगा इनिशियली। फाइनली अगर फाइनली अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे
ये सेंटर है, तो इस क्यू की वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, माइनस क्यू की वजह से भी इधर होगा, इस प्लस क्यू की वजह से इधर होगा और माइनस क्यू की वजह से भी इधर होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, अब जब सिचुएशन चेंज होगी ऐसे डायग्राम फिर से बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्यू नहीं है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, और यहाँ पे अब क्यू है और यहाँ पे क्यू है। तो देखो अभी भी सेंटर से सारे चार्जेस डी डिस्टेंस पर ही है, तो पोटेंशियल अब भी कितना रहेगा, 0। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू की वजह से इधर और माइनस क्यू की वजह से भी इधर, इस प्लस क्यू की वजह से इधर और माइनस क्यू की वजह से इधर, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, पहले 0 था फाइनली भी 0 रहेगा, तो ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पोटेंशियल एट ए पॉइंट x measured in micrometer due to some charges situated on the x axis is given by v is। अच्छा, x एक्सिस पे कोई चार्ज है, उनकी वजह से कोई भी जनरल पॉइंट x पे पोटेंशियल ये दिया है, क्या दिया है, 20 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 4 वोल्ट। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा x इज इक्वल टू 4 पे, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस, अब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x में पूछा है तो माइनस dv बाई dx है ना। अब v हमको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v का इंफॉर्मेशन हमें दिया है, कितना है 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं कितना आएगा, 20 बाहर आ जाएगा, x की पावर माइनस 4 ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 4 की पावर माइनस 1, तो वो पावर आगे आ जाएगी माइनस 1। अच्छा, एक आगे माइनस हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर माइनस 2, फिर हम अंदर जाएंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 20 इंटू 2 40 इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर माइनस 2 इंटू एक्स। अब इसमें x की वैल्यू आप रख दो कितनी, जितनी इसने बोली है, कितनी बोली है इसने, 4 माइक्रोमीटर, x को आप 4 रख दो, कितना रख दो 4, तो इससे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर माइक्रोमीटर में, वोल्ट पर माइक्रोमीटर। x को 4 रखो, 40, x को 4, 4 की पावर 2 16, 16 माइनस 4 12, 12 की पावर माइनस 2 मतलब 1 अपॉन 12 की पावर 2 मतलब 1 अपॉन 144 इंटू एक्स, एक्स कितना है 4, तो ये कितना हो गया, इसको आप 4 चौक 16, 160 बटे 144, 16 से डिवाइड कर लो, 16 ये 10 जा और 16 9 जा 144, 10/9, तो 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वहाँ पे, कहाँ पे, इस पॉइंट x इजिकल टू 4 माइक्रोमीटर पे। और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब किधर होगा, पॉजिटिव x में, तो आप इस एक्सप्रेशन से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if GE and GM are acceleration due to gravity on the surface of Earth and Moon respectively, and if Millikan's oil drop experiment could be performed on two surfaces, one will find ratio of electronic charge on Moon upon electronic charge on Earth to be। अब देखो GE किसका रेशियो, जीई तो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का अर्थ पे, और जीएम है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन मून पे। हमको पता है ये 1/6 होता है, मून पे जो एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ का 1/6 होता है। खैर रेशियो किसका पूछा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। भैया चार्ज ना, चार्ज डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम, ये ध्यान रखना, चार्ज डजंट डिपेंड ऑन फ्रेम।
आप किसी भी फ्रेम में ले जाओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो रेशियो कितना होगा 1। ठीक है, मास भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, मास वेलोसिटी पे डिपेंड जरूर करता है और फ्रेम पे नहीं। तो मास फिर भी कर सकता है लेकिन चार्ज नहीं करेगा, चार्ज कभी भी डिपेंड नहीं करेगा फ्रेम पे। तो रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A thin spherical cell of radius r has charge q spread uniformly over its surface. Thin spherical shell, radius r, charge q spread uniformly over its surface. Which of the following graph most closely represent the electric field produced by the shell in the range 0 से लेके इन्फिनिटी तक, आर की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो भैया ये तो हमने किया है, हमारे नोट्स में है कि एक स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है KQ/R², है ना। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस ऑप्शन में है, डी में। ये देखो अंदर आर तक, मतलब जब तक आर आपका आर तक नहीं हो जाता तब तक 0 रहेगा, और R=R पे ये हो जाएगा KQ/R², और उसके बाहर कैसे ये हाइपरबोलिक ऐसे वेरी करेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, net work done by electrostatic field on the particle is independent of path connecting point P and point Q. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर है वो है आपका कंजर्वेटिव, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है नेट वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए क्लोज लूप इज 0। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। कंजर्वेटिव पाथ में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेम पॉइंट पे वापस आते हैं, तो नेट वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का 0 रहता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कैसे भी आओ। तो ये एक्सप्लेनेशन भी है थोड़ा थोड़ा, और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए सही है। उसने बोल दिया कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव है, और उसका एक्सप्लेनेशन कंजर्वेटिव के हिसाब से दे रहा है, तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लेट पी आर कुछ दिया है, Q/πr/4 into r be the charge density distributed for a solid sphere of radius r, total charge q, for point P inside the sphere at distance r1 from the center of sphere, magnitude of electric field is। अच्छा भैया, तो यहां पे देखो ये P नहीं, बेसिकली इसको लिखना चाहिए था रो एट आर, वो होती चार्ज डेंसिटी। खैर इसने P/R लिखा है, बोल दिया चार्ज डेंसिटी, खैर कोई बात नहीं। और अब हमें P कोई पॉइंट है R1 डिस्टेंस पे सेंटर पे, उस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है और इस पे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो पहली बात तो अगर मुझे R पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, R किसी R डिस्टेंस पे, तो R पे जाएंगे और यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारा इधर ही होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा है ना, ऐसा ही होता है। तो ये भी, अब इस गॉसियन सरफेस में हम गॉस लॉ लगाएंगे कि फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स कितना होगा E.ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस सरफेस का एरिया भी इसके साथ ही सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E.ds इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन 4πr² हो जाएगा, इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड है। ठीक है, अब मुझे बस ये Q एनक्लोज्ड निकालना है कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा, है ना। अब इसने कहा है R1 पे, तो इस पॉइंट को R1 ले लो आप। ठीक है, अब इसमें कितना चार्ज होगा, चार्ज निकालने के लिए आपको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप क्या करो, यहाँ से x पे जाओ,
x रेडियस लेके एक स्फीयर बना लो और उसकी थिकनेस कितनी ले लो dx, ऐसे। और इस शेडेड रीजन में कितना चार्ज है वो निकाल लो और फिर इंटीग्रेट कर लो। तो शेडेड रीजन में चार्ज कितना होगा? तो शेडेड रीजन में चार्ज डेंसिटी हमको पता है, x पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसने देखो r पे चार्ज डेंसिटी आपको दी है, किसी भी जनरल r पे चार्ज डेंसिटी ये दी है q अपॉन पाई बाई पाई r के बाद 4 इंटू स्मॉल r। तो आप x पे कितनी हो जाएगी, r की जगह क्या हो जाएगा x, ये तो कांस्टेंट है कैपिटल R। तो चार्ज डेंसिटी हो गई आपकी q अपॉन पाई r की पावर 4 इंटू एक्स, ये तो होगी x पे चार्ज डेंसिटी, इंटू इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा शेडेड रीजन का, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये छोटा सा चार्ज आ गया शेडेड रीजन का, इसको इंटीग्रेट कर लो, x की लिमिट लगा लो 0 से लेके r1 तक। तो आपकी 0 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल चार्ज आपको निकल जाएगा, वो आप यहाँ पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए चार्ज q is placed at each of the opposite corner of square. A charge q is placed at each of the, अच्छा 2 बार रिपीट हो गया, 1 मिनट। A charge is capital Q is placed at each of opposite corner of square. A charge small q is placed at each of other 2 corner. If the net electric force on q is 0, then q by q is equals to, अरे बहुत सिंपल है यार, ये देखो, ये तो हो गया स्क्वायर। अब इसने बोला है कि इस स्क्वायर पे अपोजिट कॉर्नर पे यहाँ पे q है और यहाँ पे भी एक चार्ज q है, यहाँ पे है आपका स्मॉल q और यहाँ पे भी है स्मॉल q। अब क्या बोला है इसने, इफ द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, मान लो ये कैपिटल, ये ले लो, इस कैपिटल Q पे नेट फोर्स 0 है, तो इसने रेशियो पूछा है Q बाई Q का। बहुत ही आसान है, इस पे नेट फोर्स लिखो तो सही, सेपरेशन ये D ले लो, ये भी D ले लो, ये भी D ले लो, तो ये कितनी हो जाएगी, √2D। अच्छा, इस Q की वजह से इस पे इधर रिपल्शन लगेगा, इधर कितना लगेगा, K Q Q अपॉन √2D का स्क्वायर, मतलब 2D स्क्वायर। अच्छा, ये Q अगर पॉजिटिव हुआ तो इधर रिपेल करेगा, ये भी इधर रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा, नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, तो इस Q को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, इस Q को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो देखो रेशियो में नेगेटिव आ गया है कि नहीं। तो या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप सीधा वेक्टर फॉर्म में लिखो ना इसको, क्या दिक्कत है। एफ नेट उसको हमें 0 करना है, और एफ नेट होगा क्या, फोर्स ड्यू टू Q एंड प्लस फोर्स ड्यू टू स्मॉल q, है ना। स्मॉल q का दोनों का फोर्स यहाँ पे वेक्टर ऐड होगा, तो एक का फोर्स स्मॉल q का, मान लो पॉजिटिव ही ले रहे हैं हम चार्ज, तो स्मॉल q का एक का फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे कितना आएगा, k q q अपॉन डी स्क्वायर, और इस q का भी मान लो पॉजिटिव लिया है तो इधर आएगा k q q अपॉन डी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, एफ ऑफ क्यू आपने लिख सॉरी एफ ऑफ क्यू आपने लिख लिया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर प्लस एफ ऑफ स्मॉल क्यू, दोनों का हम लिख रहे हैं, इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। इसको 0 कर दो, देखो यहां से आपको रेशियो वैसे ही नेगेटिव मिल जाएगा, के डी स्क्वायर इसको तो हटा दो, क्यू स्क्वायर को भी हटा दो, नहीं क्यू स्क्वायर नहीं हटेगा, सिर्फ क्यू हटेगा, के डी स्क्वायर को हटा दो, तो यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर बाई 2 और यहाँ बचेगा √2 क्यू क्यू बराबर 0, तो एक क्यू को भी हटा दो, तो इधर आ गया √2 क्यू बराबर क्यू बाई 2, तो यहाँ से क्यू बाई क्यू का रेशियो आ जाएगा क्यू बाई, ये माइनस का होगा ना, उधर जाएगा, क्यू बाई क्यू इज -1/2√2, तो ये, या फिर कैपिटल क्यू बाई क्यू पूछा है तो -2√2, कैपिटल क्यू बाई क्यू -2√2, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही लल्लू लल्लू क्वेश्चन पूछते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है बस। लेट द देयर इज ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज रो आर इज रो नॉट, और ये पूरा आपको फंक्शन दिया है अप टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक ऐसे वेरी कर रही है, और आर ग्रेटर देन आर पे रो जीरो है, इसका मतलब बाहर कोई चार्ज है नहीं। वेर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब रेडियस आर तक तो है, रेडियस आर तक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे वेरी कर रहा है, उसके बाहर कोई चार्ज है नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर लेस देन आर फ्रॉम ओरिजिन, अभी हमने समझाया था पिछले कुछ क्वेश्चन में, क्या करना, आर पे जाके डी आर, वही गॉस लॉ लगाना, और चार्ज निकालने के लिए एक्स पे जाके डी एक्स का स्फीयर लेके उसको इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical charged spheres are suspended by a string of equal lengths. The string makes an angle of 30 degrees with each other. When suspended in liquid of density 0.8 gram per centigrade, the angle remains same. If density of material of sphere is 1.6, then dielectric constant of liquid is. चलो भैया इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसने कहा है कि दो चार्ज हैं, एक स्ट्रिंग से ऐसे सस्पेंडेड है, ऐसे ये चार्ज है, और दूसरा ये चार्ज स्फीयर है, दूसरा ये है, और आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, इसका मतलब दोनों पे चार्ज सेम है, तो इस पे भी चार्ज आपका Q है और इस पे भी Q है। स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, तो ये एंगल है 30 डिग्री, है ना, एंगल कितना है 30 डिग्री। देन सस्पेंडेड इन लिक्विड, अभी तो ये कहाँ है, एयर में है, ठीक है, एयर में है, स्ट्रिंग की लेंथ आप L मान लो। तो अब आप देख सकते हैं कि एंगल सेम रह रहा है, तो इस पे एक तो लगेगा mg नीचे, है ना, m के लिए हम इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो, और लिक्विड आएगा लिक्विड रो एल मान लेंगे। ठीक है, तो इस पे mg कितना लगेगा नीचे, रो और इसका वॉल्यूम इंटू जी, और इधर लगेगी टेंशन T, और इधर लगेगा दोनों के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स, मतलब KQ² अपॉन बीच की सेपरेशन। अब अगर एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है तो बीच की सेपरेशन मेरे हिसाब से कांस्टेंट ही रहेगी, है ना, इसने कहा नहीं कि एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो इसको अपन d ले लेते हैं, तो KQ² अपॉन d²। अब ये 30 डिग्री है, ये T है, तो ये एंगल होगा 15। अच्छा, एंगल चेंज नहीं हो रहा, नेट फोर्स अब भी इस पे 0 है, तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें, टेंशन को हटा देते, टेंशन की इक्वेशन लिख लेते हैं, इस पे टेंशन इधर और टी का एक कंपोनेंट इधर, टी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा T cos 15, और इधर कितना आएगा T sin 15, ये 15 होगा ना एंगल, तो T sin 15 इक्वल्स टू KQ² अपॉन d², और T cos 15 इज इक्वल टू इक्वल्स टू हो जाएगा रो Vg। तो यहाँ से आप T को हटा दें, ये हो गया 10 15 बराबर KQ² अपॉन d² अपॉन रो Vg। एक इक्वेशन बनाई है हमने बस। अब क्या करते हैं, इसको अपन पानी में डालते हैं, पानी में डालेंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा कुछ, ठीक है, तो अब डालते हैं पानी में। पानी में डाल रहे हैं, फिर भी कह रहा है कि इस पे ये एंगल सेम है, एंगल सेम है तो बीच की सेपरेशन D भी सेम होगी, ये अभी भी D होगी, ठीक है, और ये एंगल अभी भी 15 होगा। और अब देखो, अब पानी में डालने पे इस पे इधर टेंशन T लगेगी, और नीचे वही इसका mg लगेगा, m कितना, इसकी डेंसिटी रो और v इसका वॉल्यूम इंटू जी। ऊपर लगेगा एक बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स कितना लगेगा, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, वो v के बराबर होगा क्योंकि पूरे डूबे में, इंटू जी। और इधर लगेगा
इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से लगेगा के क्यू वन क्यू टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और कुछ टाइम्स कम हो जाएगा ना, कितने टाइम्स कम होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन आर से डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि के क्या होता है, देखो ये किसी को कंफ्यूज हो रहा है, तो के क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और जब मटेरियल में डाल देते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन हो जाता है, और एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो ये लिखा मैंने इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब फिर से अपन क्या करते हैं, वही टेन थीटा निकालते हैं और बराबर कर देते हैं फिर से, अब यहां पर टेन थीटा, ये देखो 15 और ये भी 15 है, तो t cos 15 एंड प्लस रो ऑफ लिक्विड v इंटू जी, ये बराबर हो जाएगा रो वी जी के, तो यहां से t cos 15 हो जाएगा रो माइनस रो लिक्विड इंटू वी इंटू जी, और t sin 15 हो जाएगा इसके बराबर, इधर होगा ना t sin 15 हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहां से फिर से अपन 10-15 निकाल लो, 10-15 कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एप्सिलॉन आर, ये तो हो गया साइन 15 9 इंटू रो माइनस रो एल इंटू वी इंटू जी, और पहले वाला जो 10-15 निकाला था उसको इसके बराबर कर दो, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर रो वी जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू रो वी जी। अब देखो के क्यू स्क्वायर कट गया, ये कट गया, डी स्क्वायर कट गया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू वी जी से वी जी कट गया, एप्सिलॉन आर को इधर ले जाओ, एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, रो अपॉन रो माइनस रो एल। तो आपको रो दिया हुआ है, रो ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, सब कुछ आपको दे रखा है, देखा सर, लिक्विड की डेंसिटी 0.8 है, मटेरियल की डेंसिटी 1.6 है, तो आराम से अब आप निकाल सकते हैं 1.6 अपॉन 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8, तो ये बचेगा 0.8 और डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द सेंटर ओ इज। भैया ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब बताने का कोई तुक नहीं बनता। क्या करना है, वही थीटा पे जाना है और डी थीटा का एलिमेंट लेना है। भाई इस पे टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो लेमडा कितना हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर। अब आप जाओ थीटा पे और एक एलिमेंट ले लो, कितने का, डी थीटा का, तो ये लेंथ कितनी हो गई आर डी थीटा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा डी, और उसका नीचे कंपोनेंट कर लेना, नीचे ही बचेगा, साइड वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा। डी कितना हो जाएगा, डी आप यहां से लिख लेना, चार्ज लेमडा आर डी थीटा है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसको फिर इंटीग्रेट कर लेना 0 से लेके पाई तक, ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर ए होगा क्या, इसने माइनस जे कैप, हाँ सही है, माइनस जे कैप मतलब नीचे ही होगा, जे कैप ऊपर है, ठीक है। आप इसको आराम से कर सकते हैं, नोट्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज गिवन बाय फाई इज दिस चार्ज्ड स्फेरिकल बॉल। अब देखो चार्ज्ड है और स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, शेल नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा बॉल है, ये सॉलिड है, r is distance from center a b are constant, the charge density inside the ball is, चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो भैया अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल दिया हुआ है v, उसने 5 बोला है, अपन v ले लेते हैं, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है ए आर स्क्वायर प्लस बी,
अगर पोटेंशियल को अपन डिफरेंशिएट कर ले माइनस डी वी अपॉन डी आर, देखो आर का फंक्शन है तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस टू ए आर, माइनस डी वी अपॉन डी आर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, कितना आया माइनस टू ए आर, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया माइनस टू ए आर। अब याद करो कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेगा तुमसे, है ना, चार्ज डेंसिटी ऐसे तुम नहीं निकाल पाओगे, ऐसे चार्ज डेंसिटी, तो याद करो एक स्फेरिकल शेल जिसमें कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी रो होती थी, कितनी होती थी रो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था आर पे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, याद आया। इसको कंपेयर करो कितना आ रहा है, अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी आर के प्रोपोर्शनल है, तो सही बात है ना, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो माइनस टू ए आर इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कैंसिल हो गया, रो कितना आ गया माइनस 6 ए एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, आपने जो किया है ना उसी से पूछेगा कुछ ना कुछ। इसको एक बार छोड़ दो 17 को बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो एन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो, इंसुलेटिंग का मतलब क्या है नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर चार्ज डेंसिटी रो। As a result of this uniform charge distribution, there is a finite value of electric potential at the center of sphere. हाँ, सेंटर ऑफ स्फीयर पे कितना होता है 3/2 KQ by R, तो फाइनाइट वैल्यू ही होगी वो तो। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड आल्सो एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। हाँ, सरफेस पे भी फाइनाइट वैल्यू होगी, आउटसाइड द फाइनाइट ही होगी ना वैल्यू, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। हाँ ये तो सही है जितना दिया है। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, व्हेन ए चार्ज q इज टेकन फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बाय q रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आय हाय हाय, पोटेंशियल लिखो भाई, स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से इसके सरफेस पे लेके गया तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है मान लो Vs, तो सेंटर पे कितना होता है, सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा 3/2 ऑफ Vs, याद आया 3/2 ऑफ Vs, 3/2 चेंज कितना आएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे कितनी है Q इंटू वी सी, और सरफेस पे कितनी है Q इंटू वी एस, तो यही तो चेंज आएगा, तो Q इंटू वी सी माइनस वी एस, तो 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना आया 1/2। हाई तो कितना आएगा Q इंटू 1/2 पोटेंशियल एट सरफेस, यही आएगा। अब पोटेंशियल एट सरफेस आपको पता ही है कितना होता है KQ बाई आर, KQ बाई आर, हाँ तो उसको रख दो यहाँ पे, तो Q इंटू Q/2 इंटू पोटेंशियल एट सरफेस K बाई आर, KQ/R लिख रहे हैं, और Q कितना होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो ये तो कुछ गड़बड़ सा क्यों आ रहा है। अच्छा K की वैल्यू भी पुट करें, K हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट ऊपर एक आर स्क्वायर बचेगा ना, उसका क्या करेंगे, तो गड़बड़ होगी क्या।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो सही दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r लेस देन r फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाय रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होता है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, कितना घटता है अपन उससे भी निकाल सकते हैं, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर से, ई दिया हुआ है तो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट का इंटीग्रेशन करेंगे तो रो r स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा बाई 2 और लिमिट रखाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R। तो इतना चेंज आएगा पोटेंशियल में और चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा। इतना तो नहीं आ रहा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, खैर और स्टेटमेंट 2 तो सही है। इसका क्या आंसर है देखते हैं, 1 मिनट रुकना भैया। ओहो इसमें तो फंसा दिया हमने। देखो ये तो नहीं होगा ना, ये तो हमने अभी देखा कि ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो नहीं आएगा, ये आएगा चेंज, है ना। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। देखो ऑप्शन ए में ये दे दिया कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सही तो बोल रहा है यार। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। A uniformly charged sphere of total charge q, radius r, electric field E is plotted as a function of distance, ग्राफ करस्पॉन्ड। अरे यार यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, सॉलिड चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, अंदर होता है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो r अपॉन 3 एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद बाहर तो k क्यू बाई आर स्क्वायर होता ही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट। टू चार्जेस of charge q are kept at x is equal to minus a, x is equal to plus a particle of mass m charge q naught, q by 2 is placed at origin. If charge q naught given a small displacement along y less than a, then the net force acting on charged particle is proportional to, अरे यार ये हो गया x is equal to माइनस ए पे चार्ज कितना है, टू चार्ज q स्मॉल q है, यहाँ पे x इक्वल प्लस a पे भी स्मॉल q। अब एक ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q, ये भी q ये भी q, चार्ज q नॉट q बाई 2, तो q बाई 2 को आपने यहाँ रखा q बाई 2 और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये y है और ये बोला है कि y जो है वो a से छोटा है, y इज वेरी लेस देन a, तो इस पे नेट फोर्स इसकी वजह से इधर लगेगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, है ना। इस क्यू की वजह से इधर लगेगा और इसका भी ये एंगल होगा थीटा, तो ये मान लो इधर लग रहा है, इधर फोर्स कितना लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ये सेपरेशन कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये फोर्स तो इधर लगेगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, है ना। अब ये तो इस एक का लगा, इसका भी लगेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। अब साइन थीटा कितना है इस ट्राइंगल से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो फोर्स हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर है वाई अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ये फोर्स में स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, सॉरी ये स्क्वायर है, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ओहो तो अब देख लो यहाँ पे 2k स्क्वायर वाई अपॉन ये कितना हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 1 + 1 3/2। अब a की वैल्यू बहुत कम है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ वाई स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब वाई क्यूब
तो 2kq स्क्वायर वाई अपॉन वाई क्यूब बोले तो ये तो वाई स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये वाई क्यों बोल रहा है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू वाई। क्या बात कर रहे हो, ये बात तो वो जची नहीं, रुको थोड़ा। ओ हो, यहाँ पर y बहुत छोटा है, हमने a का कर दिया है, ये गलती कर दी ना। तुम लोग तो बोलोगे नहीं ना, मेरे को ही बनाना है, तो हमने यहाँ पर y को तो a बहुत बड़ा है तो y को नेग्लेक्ट करना है, तो यहाँ पर ये ना y क्यूब नहीं, ये हो जाएगा a क्यूब। तो यहाँ पे y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि y बहुत छोटा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। डायमेंशन निकालनी है, निकाल लो यार इसकी डायमेंशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायमेंशन निकाल लो, अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है ना, बहुत आसान है। अब एप्सिलॉन नॉट के परमिटिविटी वैक्यूम फोर्स क्या होता है, फोर्स k 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस d स्क्वायर r स्क्वायर, जो भी कहना है। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mlt-2, और डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट इसको नीचे ले जाना, और Q का डायमेंशन हो गया Q। हाँ, Q की डायमेंशन होती है एम्पियर इंटू टाइम, क्योंकि देखो करंट को ऐसा यूनिट माना गया है, तो I होता है आपका dq/dt, अभी पढ़ा है हमने। तो dq कितना हो जाएगा, I इंटू dt, है ना। I हो गया करंट, dt हो गया टाइम, तो करंट इंटू टाइम, तो I इंटू टी, ये होती है डायमेंशन किसकी, चार्ज की। ये ध्यान रखना यहाँ पे। A charge Q is uniformly distributed over long rod AB of length L as shown in figure. The electric potential at point O lying at distance L. यहाँ पे एक point O है और यहाँ पे इस पे पोटेंशियल नहीं है। चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस पे पूरे पे, तो लैम्डा कितना हो गया, Q/L। अब क्या करो, इस Q से अच्छा Q पे पोटेंशियल निकालना है, क्या बात कर रहे हो, सही बताओ, कर लो। Q से यहाँ से x पे जाओ और एक एलिमेंट ले लो dx का, और इस पे चार्ज होगा dq। dq किसके बराबर होगा, dq होगा आपका लैम्डा इंटू dx। अब इस dq की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिख लो, कितना होगा, k dq अपॉन x, है ना, और dq की वैल्यू पुट कर लो, तो k dq हो गया आपका लैम्डा इंटू dx अपॉन x। इसको इंटीग्रेट कर लो, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, x यहाँ से लेके l से लेके 2l तक, ठीक है। तो k लैम्डा और 1/x का इंटीग्रेशन है ln और 2l/L2। तो ये आया q, k की वैल्यू पुट कर लो, है ना। तो लैम्डा इज q/L, तो लैम्डा q/L और k हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया ना q इंटू ln2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, आई कैप में है, हॉरिजॉन्टल में, देन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VO, वेयर VO इज पोटेंशियल एट ओरिजिन, VA एट पोटेंशियल एट x इक्वल टू, अरे यार dV इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr, और dr यहाँ पर कितना हो जाएगा dx, क्योंकि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेट कर लेना। x हो जाएगा आपका 0 से लेके 2 तक, और x जब 0 है तो वो है पोटेंशियल VO, और x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल है VO है, तो VA माइनस VO बराबर माइनस ई कितना है 30x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 30x³ 0 से 2 पुट करना, आ जाएगा VA। क्वेश्चन नंबर 24। A uniformly charged solid sphere of radius r, potential V0 measured with respect to infinity, चलो infinity पे इसने 0 माना है। Uniformly charged solid sphere of radius r has potential V0 on its surface. For this sphere, equipotential surfaces with potentials 3V0/2, 5V0/4, 3V0/4, V0/4
have radius r1, r2, r3, r4 respectively, then बताओ भैया, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर पूरे के अंदर चार्ज होता है और इसमें सरफेस का पोटेंशियल इसने कितना माना है, वी नॉट, सेंटर पे कितना होता है 3/2 वी नॉट, सेंटर के बाद पोटेंशियल सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है 3/2 वी नॉट, उसके बाद पोटेंशियल घटता है, कैसे घटता है, यूं, उसके बाद ऐसे घटता है। तो एक ध्यान रखना, यहां से यहां तक भी घटेगा और उसके आगे भी घटेगा, तो पोटेंशियल घटता ही जाएगा। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा है, देख लें, कंपेयर करना, जो ये तो सेंटर का हो गया, सबसे बड़ा यही है, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा उसकी रेडियस सबसे कम होगी, पोटेंशियल ज्यादा रेडियस कम, निकाल लेना यहाँ पे, ठीक है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता ही है, के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, उसको भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख लेना, के क्यू अपॉन आर की वैल्यू इसने वी नॉट ली है, के क्यू अपॉन आर की वैल्यू वी नॉट ली है, तो बाकी सबका कंपेयर करके आप स्मॉल आर निकाल लेना सबके लिए, ठीक है। The region between two concentric spheres of radii a and b has volume charge density rho is a by r। तो इसके बीच में यहां पर चार्ज है, यहाँ पे है ना, कितनी डेंसिटी दी हुई है, रो इक्वल्स टू a by r, a is constant and r is distance from center, at the center of sphere of point charge q, यहाँ सेंटर पे चार्ज q है, the value of a such that electric field in the region between sphere will be constant। ए की वैल्यू बताओ ताकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो आप भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको कांस्टेंट करो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट करो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कोई एक आर पॉइंट ले लो, कोई भी जनरल पॉइंट आर ले लो, तो इस आर पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पहले तो आर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस कैपिटल क्यू की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अब ये जो रीजन है ना, अब आपको यहां पर गॉस लॉ लगाना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं बनेगा काम। अब ये जो रीजन है ये वाला, यहां पर चार्ज डेंसिटी अलग है, क्यू की वजह से तो आपने निकाल लिया, लेकिन इस चार्ज डेंसिटी की वजह से आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, वही चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई क्यू को एक बार आप देख चुके हो, अब क्यू की तरफ नजर मत लगाओ, क्यू को हटा दो। अब आप लिख रहे हो चार्ज, जो चार्ज डेंसिटी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस ले लो आर पे जाके, और उस पे आप गॉस लॉ लगाओ, ई डॉट डी एस इज क्यू एनक्लोज, क्यू एनक्लोज के लिए एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लो और उस पे चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, क्यू एनक्लोज निकल जाएगा। फिर इंटीग्रेट करना कहां से कहां तक, ए से लेके आर तक, ए से लेके आर तक, तो उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेंसिटी रो, और इन दोनों को मिला के आप कर देना क्या, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैसे करोगे, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तो कितना आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन और कर लेना, तो आपको इससे कुछ न कुछ अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल has a fixed dipole moment p vector which makes an angle theta with respect to x axis. When subjected to an electric field E1 is EI cap, it experiences torque of tau k cap. When subjected to another electric field E2 is root 3 E1 j cap, it experiences torque T2 is minus T1. चलो, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपकी हो गई
एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर एक रखा हुआ है डाइपोल, ये लो भैया डाइपोल, ये एंगल है थीटा, डाइपोल मोमेंट पी, और यहाँ पर पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट केस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज ई आई कैप, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा, है ना। तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा P क्रॉस E, तो P E साइन थीटा, और E की वैल्यू कितनी है, E1 कितना है, E के बराबर, ठीक है। अब केस 2 में वो कह रहा है, केस 2 में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा लगा दिया है J कैप में, है ना, √3E1 J कैप, ऐसा लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है √3E1 कितना है, E के बराबर, तो √3E ऊपर की तरफ, तो अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो अब टॉर्क कितना लग रहा है, अब टाउ टू लग रहा है आपका P इलेक्ट्रिक फील्ड √3E साइन थीटा, है ना। तो ये लग रहा है अब टॉर्क। अब इसने क्या कहा है, साइन थीटा नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल ये है। तो अब आप दोनों को टाउ टू कितना हो गया, √3 टाइम्स पी ई कॉस थीटा, और टाउ1 कितना है, पी ई साइन थीटा। अब इसने बोला है टाउ2 इज माइनस टाउ1, टाउ2 इक्वल्स टू माइनस टाउ1, तो दोनों को बराबर कर दो, तो √3 पी ई कॉस थीटा बराबर माइनस टाउ1 पी ई साइन थीटा, थीटा निकल जाएगा यहाँ से, माइनस टेन थीटा इज √3, तो 10 माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा इज √3, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से, टेन थीटा √3 है, या फिर 10 माइनस थीटा इज √3, तो माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस थीटा आ गया यहाँ से 60 डिग्री, तो थीटा कितना आया, माइनस 60 डिग्री, तो थीटा वही 60 डिग्री बनाएगा और क्या, है ना। 60 डिग्री का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ऊपर ने, अब आपने जो ऊपर लिया है वो कह रहा है नीचे है, यहाँ पे रखा हुआ है 60 डिग्री पर, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। खैर, ये था 26 नंबर क्वेश्चन। अब 27 नंबर और भी आसान है। 3 concentric metal shell A and B and C respective radius A, B and C, A, B और C इस प्रकार से है, C सबसे बड़ा है। Have surface charge density plus sigma minus sigma plus sigma, the potential of cell B, तो तीनों शेल बना लो पहले तो आप, ये पहला शेल, दूसरा सेल, और ये तीसरा सेल, तीन हो गए शेल, तीनों की रेडियस A, B और ये C। इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इस पे है माइनस सिग्मा, और इस पे है प्लस सिग्मा। अब बोला क्या है, पोटेंशियल एट सेल बी, तो सेल बी ये है, तो पोटेंशियल एट सेल बी, बी पे जो पोटेंशियल होगा ना वो होगा आपका पोटेंशियल ड्यू टू सेल ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेल बी खुद की वजह से, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेल सी। अब सेल ए की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये तो बाहर है, बाहर पोटेंशियल ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो चार्ज कितना है इस पे, के क्यू कितना है, सिग्मा इंटू 4πa², है ना, अपॉन, अब ये सेपरेशन कितना है बी, तो अपॉन बी, तो के क्यू अपॉन बी, खुद की वजह से सरफेस पे कितना होगा, के क्यू अपॉन बी, तो के क्यू कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू 4π, और इसकी रेडियस कितनी है बी वाले की खुद की बी, तो b² अपॉन, और के क्यू बाय बी, और सी की वजह से तो अंदर हर जगह कांस्टेंट रहता है, तो प्लस सी की वजह से कितना होगा, जितना सरफेस पे होगा, सरफेस पे कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, आर कितना है सी वाले का सी, और क्यू कितना है सिग्मा इंटू 4π इंटू रेडियस है सी, तो c²। तो यहाँ से आपको बी का पोटेंशियल मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जेई मेन 2018 में पूछा गया है ये, तो लल्लू भी पूछे जाते हैं भैया, ठीक है ना। तो इसमें एक फंडा ये था कि सी का पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहेगा, अंदर जितना सरफेस पे होगा उतना हर जगह होगा, तो आप ऐड कर देना, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। So that was the solution of the exercise 3 JEE Main and AIEEE questions, and thank you for today's session. Bye.